प्यारे छात्रों, आप सभी का कुमार क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। छात्र, आज हम लोग पढ़ेंगे मशीन के चैप्टर ट्रांसफार्मर को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और पहले इसका हम लोग परिचय जानते हैं, और चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये हमारा चैनल पढ़ाने के साथ साथ सभी एग्ज़ाम की जानकारी भी देता है, तो इसलिए आप चैनल पर बने रहिएगा। और पीछे जितने वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं अभी तक, डीसी मोटर, जनरेटर के और सारे प्रैक्टिस सेट भी 18 अपलोड कर दिए चुके हैं, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ट्रांसफार्मर क्या है? पहले सवाल उठता है कि ट्रांसफार्मर क्या है, आखिर ट्रांसफार्मर और इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई हमको प्रयोग करने के लिए। तो देखिए, ट्रांसफार्मर चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी जनरेटिंग स्टेशन पर 11,000 वोल्ट उत्पन्न किया जाता है, और 11,000 वोल्ट उत्पन्न करने से लेकर हमको दूर ग्रिड तक, और ग्रिड से लेकर हमारे घरों तक 240 वोल्ट सप्लाई किया जाता है। और इसके लिए क्या करना पड़ता है कि हमको इलेक्ट्रिकल पावर को क्या करना पड़ता है, ट्रांसमिट करना पड़ता है। और इस ट्रांसमिट के लिए ट्रांसफार्मर के माध्यम से होता है, अर्थात हमको दूर से दूर ले जाने के लिए ट्रांसफार्मर अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर से क्या होता है। तो आइए परिचय के माध्यम से हम लोग जानेंगे सारी चीज़ों को कि ट्रांसफार्मर क्यों ज़रूरी है और ट्रांसफार्मर क्या करता है और इसके मूल फंक्शन क्या है। तो बहुत सारे इसमें टर्म्स है। तो सबसे पहले जानते हैं ट्रांसफार्मर का एक परिचय। ट्रांसफार्मर क्या है, तो देखिए मैंने लिखा हूँ आपके सरल भाषा में, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मशीन है। इसका अर्थ ये हुआ, स्टैटिक मशीन का मतलब क्या हुआ कि यह स्थिर रहने वाला मशीन है, अर्थात इसमें कोई घूमने वाला पार्ट्स नहीं है। स्थिर का मतलब कोई घूमने वाला पार्ट्स नहीं है, ये चलता फिरता की बात नहीं है। क्या है, इसमें कोई घूमने वाला पार्ट्स नहीं है। और यह क्या करता है, यह एसी वोल्टेज तथा करंट के मान को परिवर्तित करता है। एसी वोल्टेज है, पावर में क्या होता है, P बराबर VI होता है। तो वोल्टेज और करंट के मान को क्या करता है, परिवर्तित करता है, एसी को, न कि डीसी को। जबकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पावर का मान नहीं बदलता है और फ्रीक्वेंसी का मान भी नहीं बदलता है। और इसमें घूमने वाला भाग नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्टैटिक मशीन कहा जाता है। अर्थात ट्रांसफार्मर एक ऐसा मशीन है जो वोल्टेज और करंट के मान को परिवर्तित करता है, जबकि पावर तथा फ्रीक्वेंसी के मान को परिवर्तित नहीं करता है। तो अब देखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है किसको। ऑप्शन आपको दे देगा, ऑप्शन ए में दे देगा वोल्टेज, ऑप्शन बी में दे देगा करंट, ऑप्शन सी में दे देगा फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी ए बी दोनों तो वोल्टेज और करंट को करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या नहीं परिवर्तित करता है, तो पावर तथा आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति और पावर मतलब शक्ति को क्या करता है, या नहीं बदलता है। और इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है। और घूमने वाला भाग नहीं होने के कारण क्या होता है, यह स्टैटिक मशीन कहलाता है। और इसके साथ साथ अगर घूमने वाला भाग नहीं होगा तो क्या होगा, घर्षण हानि जो होता है क्या होता है, नहीं होता है। घर्षण हानि इसमें क्या होता है, 0% होता है, नहीं होता है। भी क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांसफार्मर में घर्षण हानि कितना होता है, तो 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि घर्षण तभी होगा जब कोई मूविंग पार्ट्स हो, और मूविंग पार्ट्स नहीं है अर्थात घूमने वाला भाग नहीं है, तो इसका क्या होगा, घर्षण नहीं होगा। और यही कारण है कि अन्य मशीनों में क्या होता है, घूमने वाला पार्ट्स होता है तो उसमें फ्रिक्शन लॉस होता है, इसीलिए अन्य मशीनों की अपेक्षा इसकी दक्षता क्या होती है, उच्च होती है। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्च क्यों होती है, क्योंकि इसमें घर्षण हानि क्या होता है, शून्य होता है। इसलिए शून्य होता है कि कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है। इसके साथ साथ ये भी पूछा जाएगा आपसे, इसकी दक्षता कितनी होती है। दक्षता इसकी होती है 95 से 98% होती है, अब याद रखिएगा। इसके साथ साथ ये पूछा जाएगा ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है, सामान्य ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आंसर क्या होगा आपका, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जबकि ऑटो ट्रांसफार्मर जब आएगा तो ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर, सेल्फ इंडक्शन। स्टूडेंट्स, क्या जवाब देना है आपको। अगर पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो क्या आंसर होगा हमारा, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर।
अगर ऑटो ट्रांसफार्मर पूछेगा तो सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत के आधार पर। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके इसका। अभी हम लोग परिचय के रूप में जान रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हमसे परिचय के रूप में पूछा जाता है, तो ये चीज़ जानना जरूरी है। तो पहले हम लोग जाने कि ट्रांसफार्मर क्या है। एक स्टैटिक मशीन है, अर्थात इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं है। यह परिवर्तित क्या करता है, वोल्टेज को और करंट को परिवर्तित करता है, अर्थात वोल्टेज को बढ़ाता है या घटाता है, या करंट को बढ़ाता है या घटाता है। जबकि पावर अर्थात शक्ति को नहीं बढ़ाता है घटाता है, और आवृत्ति को भी नहीं चेंज करता है। तो इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी दक्षता उच्च होती है। क्यों उच्च होती है? क्योंकि इसमें घर्षण हानि नहीं होता है। और कितनी होती है? तो 95 से 98% होती है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर। अगर ऑटो ट्रांसफार्मर आएगा तो क्या होगा? सेल्फ इंडक्शन के आधार पर कार्य करता है। इसके साथ साथ एक आदर्श ट्रांसफार्मर की बात आती है। आइडियल ट्रांसफार्मर कहता है कि आदर्श ट्रांसफार्मर किसे कहा जाता है? तो आदर्श ट्रांसफार्मर उसे कहा जाता है जिसमें लॉसेज बिल्कुल नहीं हो, यानी इसकी दक्षता क्या होती है? 100% होती है। तो एक क्वेश्चन ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि आदर्श ट्रांसफार्मर को देखिए शॉर्ट में हम लोग अब्रीविएट लिखेंगे, समझिएगा ट्रांसफार्मर है, शॉर्ट में इसी तरह लिखते हैं। आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होता है? दक्षता 100% होता है, जबकि सामान्य ट्रांसफार्मर क्या होगा? 95 से 98% होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। और हमने देखिए परिभाषा में लिखा है कि एसी वोल्टेज और करंट को क्या करता है? परिवर्तित करता है, अर्थात यह डीसी प्रकार नहीं करता है। ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे, क्या करता है ट्रांसफार्मर? डीसी प्रकार नहीं करता है, डीसी पर कार्य यह क्या करता है? नहीं करता है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन दे दिया आपसे कि डीसी, अगर ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई दे दिया जाए तो क्या होगा? तो डीसी सप्लाई दे देंगे तो क्या होगा? ट्रांसफार्मर जल जाएगा। याद रखिएगा, इसलिए जल जाएगा क्योंकि डीसी में क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस नहीं होता है, और इंडक्टेंस अगर नहीं रहेगा तो करंट डायरेक्ट प्रवाहित हो जाएगा और यह क्या करेगा? वाइंडिंग को जला देगा। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि बताइए कि अगर डीसी से जोड़ दिया जाए तो वाइंडिंग जल जाएगी, क्यों जल जाएगी? क्योंकि इंडक्टेंस का मान क्या होता है? 0 होता है। डीसी के लिए इंडक्टेंस का मान क्या होता है? 0 होता है, जिससे क्या होगा? विद्युत उच्च धारा प्रवाहित होगी और जल जाएगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ट्रांसफार्मर के परिचय से कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या होती है, या क्षमता क्या होती है, या कैपेसिटी क्या होती है। तो ट्रांसफार्मर की क्षमता पूछे या रेटिंग पूछे, क्या पूछे? रेटिंग, तो क्या हम आंसर देंगे? केवीए में व्यक्त करते हैं इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ट्रांसफार्मर में के बनावट के, ट्रांसफार्मर के क्लासिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर को हम कितने तरह से विभाजित कर सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर के बनावट में देखेंगे कि ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है। क्या होती है? ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है। ट्रांसफार्मर में क्या होगी? 2 वाइंडिंग होगी। आगे देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है। ट्रांसफार्मर में क्या होगा? 2 वाइंडिंग होगा। 2 वाइंडिंग, पहले वाइंडिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइमरी वाइंडिंग, और दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि प्राइमरी वाइंडिंग क्या होता है। तो प्राइमरी वाइंडिंग हमेशा इनपुट सप्लाई होता है, इनपुट सप्लाई, अर्थात प्राइमरी वाइंडिंग से क्या होता है? सप्लाई जोड़ते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग से क्या होते हैं? सेकेंडरी वाइंडिंग से आउटपुट सप्लाई जोड़ते हैं, यानी लोड को जोड़ते हैं, आउटपुट सप्लाई जोड़ते हैं। यहाँ कम और वोल्टेज की जरूरत मतलब नहीं है। क्या है? हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राइमरी वाइंडिंग वह वाइंडिंग कहलाता है जिसमें हम सप्लाई जोड़ते हैं, यानी इनपुट सप्लाई देते हैं, और सेकेंडरी से क्या करते हैं? आउटपुट लेते हैं, अर्थात लोड को जोड़ा जाते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि लोड किससे जुड़ा होता है? तो हमेशा किससे जुड़ा होगा? सेकेंडरी से जुड़ा होगा। ठीक है, सेकेंडरी से जुड़ा होगा। और यह वाइंडिंग जो होता है किस पर स्थापित होता है? यह आयरन कोर पर स्थापित होता है। वाइंडिंग किस पर स्थापित होगा? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि वाइंडिंग स्थापित किया जाता है किस पर? कोर पर, कोर पर स्थापित किया जाता है। और कोर का कार्य क्या है? कोर क्या करता है? कोर पर वाइंडिंग हम लपेट देंगे, कहने हम कहा ये प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया। तो कोर क्या करता है? कोर चुंबकीय फ्लक्स के लिए लो रिएक्टेंस का मान पथ प्रदान करता है। कोर क्या करता है? फ्लक्स का मार्ग
प्रदान करता है। और कैसा मार्ग, क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रांसफार्मर के कोर का रिलेक्टेंस कैसा होना चाहिए, चाहे कैसा होना चाहिए, तो लो रिलेक्टेंस का होना चाहिए। मैग्नेट में भी हम लोग पढ़े थे। और लो रिलेक्टेंस कब होगा, जब हम किसका बनाए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को बनाए। इसीलिए कार्बन कोर को क्या कहा जाता है, सिलिकॉन स्टील के पतली पतली पत्तियों को जोड़कर बनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पतली पतली पत्तियों को जोड़कर लेमिनेशन क्यों किया जाता है, कि तो इसका मेन कारण है कि ठोस जो आयरन होता है वो क्या करता है, एडी करंट लॉस तथा हिस्टैरिसीस लॉस अधिक करता है। इसीलिए इसे कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लेमिनेट करके बनाया जाता है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि कोर को लेमिनेशन क्यों करते हैं, तो एडी करंट लॉस कम करने के लिए, और पतली पतली पत्तियों को जोड़कर क्यों बनाया जाता है, तो हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए। और ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि कोर की मोटाई कितनी होती है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो 0.35 mm से 0.5 mm तक होती है। तो क्वेश्चन 0.5 mm भी ऑप्शन हो सकता है या 0.35 भी हो सकता है। ज़्यादा 0.5 mm देता है तो कोर की जो मोटाई होती है कितनी होती है, 0.5 mm रखी जाती है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है परिचय के क्षेत्र में कि ट्रांसफार्मर की क्या होता है, कि उच्च आवृत्ति वाले ट्रांसफार्मर का कोर किसको बनाया जाता है, तो किसको क्या बनाते हैं, हमको एयर कोर कहते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी उच्च आवृत्ति वाले ट्रांसफार्मर का कोर किसको बनाता है हम लोग, एयर कोर का बना होता है। एयर कोर को क्या कहा जाता है, फेराइट कोर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेराइट कोर। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि उच्च आवृत्ति के ट्रांसफार्मर किसके बने होते हैं, तो एयर कोर के बने होते हैं या फेराइट कोर के बने होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है कि ट्रांसफार्मर के दोनों वाइंडिंग के बीच का प्रतिरोध कितना होता है, तो यह होगा अनंत होता है। ऐसा क्यों होता है कि दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन नहीं होता है, ये दोनों मैग्नेटिक से जुड़ते हैं। क्योंकि यहाँ जब हम सप्लाई देते हैं इसमें क्या होता है, हम फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रूल से जानते हैं कि इसमें क्या होता है, प्राइमरी में एक मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है जो कि इससे मैग्नेटिकली जुड़ता है, और फिर इसमें यह फ्लक्स, क्योंकि ये कई टर्न होते हैं इसके अनुसार, वो फ्लक्स घूमता है, जिससे क्या होता है, इसमें एक वोल्टेज इंड्यूस होता है जिससे करंट प्रवाहित होता है। तो ये मैग्नेटिक रूप से जुड़ता है, इसलिए दोनों वाइंडिंग के बीच में क्या होता है, प्रतिरोध अनंत होता है। चलिए एक बार अभी तक जो पढ़े उसका रिवीजन करते हैं क्विकली, और सारे क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे आपको बहुत इजीली तरफ से। तो क्या कहते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है, एक स्टैटिक मशीन है, और यह क्या करता है, करंट तथा वोल्टेज को बदलता है, लेकिन पावर तथा आवृत्ति को नहीं बदलता है। और यह सिर्फ ऐसी प्रकार करता है, डीसी प्रकार नहीं करता है। डीसी और जोड़ने से क्या होगा, जल जाएगा, क्योंकि इसमें डीसी के लिए इंडक्टेंस का मान क्या होता है, 0 होता है। इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं है, इसलिए स्टैटिक मशीन कहते हैं। और घूमने वाला भाग नहीं है तो इसमें घर्षण लॉस क्या होगा, 0 होगा। और घर्षण लॉस 0 होने के कारण इसकी दक्षता अन्य मशीनों से अधिक होती है, अर्थात इसकी दक्षता कितनी होती है, 95 से 98%। और यह म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्शन पर कार्य करता है। और आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है, 100% होती है। आदर्श ट्रांसफार्मर वह कहलाता है जिसमें कोई लॉसेज ना हो। और इसके प्राइमरी वाइंडिंग क्या होता है, इनपुट सप्लाई से जुड़ा होता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग आउटपुट सप्लाई से जुड़ा होता है, अर्थात लोड से जुड़ा होता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता केवीए में व्यक्त किया जाता है। रेटिंग क्या किया जाता है, केवीए में व्यक्त किया जाता है। अभी तक आपने इतना पढ़ा, उम्मीद करते हैं आपको याद होगा। कोर जो होता है 0.35 से 0.5 mm तक होती है। पतली शीट का इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि हिस्टैरिसीस लॉस कम हो सके। सिलिकॉन स्टील का लेमिनेशन इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि एडी करंट लॉस कम हो सके। और इसके साथ हमने ये भी पढ़ा कि ट्रांसफार्मर के दोनों वाइंडिंग के बीच रेजिस्टेंस क्या होता है, अनंत होता है, प्रतिरोध अनंत होता है। अब आइए ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण देखते हैं। ट्रांसफार्मर को कितने आधार पर बांट कर हम अध्ययन कर सकते हैं। तो पहला जो होता है आउटपुट के आधार पर होता है। आउटपुट के आधार पर पहला क्या हमारा है, आउटपुट के आधार पर, अर्थात पहला होगा क्या, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और दूसरा क्या होगा, स्टेप
डाउन ट्रांसफार्मर आउटपुट के आधार पर 2 होगा, अर्थात क्या करेगा, स्टेप अप होगा या स्टेप डाउन होगा। तो स्टेप अप किसे कहेंगे, इसको देख लेते हैं। अब देखिए हम देखते हैं क्या स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टूडेंट्स, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है क्या होता है, यह वोल्टेज को क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, वोल्टेज को बढ़ाता है और करंट को क्या करता है, कम करता है, करंट को कम करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेप ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ा देता है और करंट को क्या करता है, कम कर देता है। और क्या क्या फीचर होता है आइए देख लेते हैं इसमें। अर्थात क्या हुआ कि अगर प्राइमरी हम देखें, क्वेश्चन देखिए यहीं से पूछेगा, हम P1 लिख देते हैं प्राइमरी को और सेकेंडरी लिख देते हैं P और S। तो प्राइमरी में क्या होगा, वोल्टेज का मान कम होगा, क्या होगा, वोल्टेज का मान कम होगा, यानी V1 लिख दें तो V1 ग्रेटर देन लेसर देन V2। अर्थात प्राइमरी में वोल्टेज का मान कम होगा, सेकेंडरी में ज़्यादा होगा, क्योंकि तभी बढ़ेगा। प्राइमरी से इनपुट लिया, अधिक दिया वोल्टेज, लेकिन करंट क्या होगा, प्राइमरी का अधिक होगा सेकेंडरी से, यानी I1 ग्रेटर देन I2, ठीक है। और टर्नों की संख्या जो होगी प्राइमरी में क्या होगी, कम होगी, किससे, सेकेंडरी से। अर्थात टर्न जितना अधिक होगा उतना ही क्या होगा, वोल्टेज का मान अधिक होगा। अब यहाँ से न्यूमेरिकल पूछ दिया जाता है आपसे, अर्थात आप ये जाने, देखिए 3 चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा स्टेप ट्रांसफार्मर के संबंध में से कौन सही है, क्या देगा, V1 ग्रेटर देन V2, I1 ग्रेटर देन लेसर देन I2, N1 ग्रेटर देन N2। N1 क्या है, टर्नों की संख्या है, यानी लपेटों की संख्या, यानी लपेटों की संख्या क्या होगी, सेकेंडरी में अधिक होगी, प्राइमरी में कम होगी। वोल्टेज का मान क्या होगा, प्राइमरी में कम होगी, सेकेंडरी में अधिक होगी। करंट का मान क्या होगा, प्राइमरी में अधिक होगी, सेकेंडरी में कम होगी। क्योंकि P बराबर VI होता है, दोनों का गुणनफल समान होना चाहिए, अर्थात ये बढ़ गया, ये क्या होगा, ऑटोमेटिक कम होगा। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि स्टेप ट्रांसफार्मर करता है, क्या बढ़ाता है, किसको बढ़ाता है, तो वोल्टेज को बढ़ाता है और करंट को घटाता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो इसमें क्या होगा, यह क्या करेगा, वोल्टेज को कम करता है और करंट को बढ़ाता है। अर्थात V1 क्या होगा, अधिक होगा V2 से, यानी सेकेंडरी में क्या होगा, कम होगा वोल्टेज, और करंट क्या होगा, सेकेंडरी में ज़्यादा होगा, और टर्न क्या होगा, टर्न भी क्या होगा, प्राइमरी में ज़्यादा होगा। अर्थात जैसे उसका उल्टा होगा, तो ये भी आप समझ गए होंगे, जैसे उसका उल्टा हो गया। चलिए दूसरा आता है कोर के आधार पर, संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर जो होता है ट्रांसफार्मर, संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने तरह का होगा, 3 तरह का होगा। पहला होगा कोर टाइप, कोर टाइप, दूसरा होगा सेल टाइप, सेल टाइप, और तीसरा होगा बेरी टाइप, बेरी टाइप। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा संरचना के आधार पर कितने तरह का ट्रांसफार्मर, तो 3 तरह का, कोर टाइप, सेल टाइप और बेरी टाइप। अब देखिए कोर टाइप देख लीजिए आप, देखिए ये कोर टाइप का फिगर है। कोर टाइप में क्या होता है, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में आपको एल आकार की 2 आकृति ले लेंगे, जैसे एक एल ले लिए, एक एल ऐसे कर लिए, तो एक कोर बन गया। और इसी तरह के कई पतली पतली शीट अगर हम बना लें तो क्या होगा, एक ये एक आकार बन जाएगा, और इस पर क्या होगा, हम वाइंडिंग लपेट देंगे। और इसमें क्या होता है, सिर्फ एक चुंबकीय मार्ग बहने का मार्ग होता है। तो क्वेश्चन आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा, 3 क्वेश्चन यहाँ से आएगा कोर टाइप से। एक तो फिगर ये हो गया, दूसरा इसमें कितने चुंबकीय मार्ग होते हैं, फ्लक्स बहने का चुंबकीय मार्ग कितना होता है, वो 1 होता है।
फ्लक्स बनने का चुंबकीय मार्ग क्या होगा, सिर्फ एक होगा। देखिए यही एक मार्ग है जो दिखाया गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, यह एल आकार के दो आकृति को मिलकर आयताकार बनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा कि यह इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग क्या किया जाता है, कोड टाइप का निम्न आउटपुट शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, निम्न आउटपुट शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा है सेल टाइप ट्रांसफार्मर है। अब देखिए सेल टाइप ट्रांसफार्मर में ई तथा आई आकार के मिलकर बनाया जाता है। ठीक है, जो कोर का आकार होता है ई आई मिलकर बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, देखिए ये है, इस प्रकार आप जोड़कर बना लेते हैं हम। और इसमें क्या होता है, बीच वाले लंब पर वाइंडिंग स्थापित की जाती है, नीचे प्राइमरी वाइंडिंग, उसके ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग स्थापित की जाती है। इसके किनारों की लिंब की चौड़ाई, इसमें 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। किनारों की जो चौड़ाई होती है उसके बीच वाले जो लिंब की चौड़ाई होती है दुगनी होती है। ठीक है, उसमें बराबर था। इसमें क्या था, बीच वाली लंबाई क्या है, इसके दुगनी है, इसकी दुगनी होती है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें फ्लक्स बहने का मार्ग कितना है, तो 2 मार्ग है, एक किनारा है और एक ये है। उसमें क्या था, एक मार्ग था किसमें, कोर टाइप में, सेल टाइप में कितना है, 2 है। और इसके बीच वाले लिंब पर वाइंडिंग स्थापित की जाती है, उसके किनारे वाले भुजा पर वाइंडिंग स्थापित की जाती थी। तो ये आप स्मूथ करते हैं, समझ गए होंगे। और ये मध्यम टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद आता है बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। और बेरी टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इस टाइप का फिगर होता है और इसका वाइंडिंग करना कठिन होता है। और इसमें कई चुंबकीय मार्ग होते हैं। क्या होते हैं, कई चुंबकीय मार्ग होते हैं और इसमें वाइंडिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। और यह हाई फ्रीक्वेंसी वाले ट्रांसफार्मर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें बातें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इससे। अनेक चुंबकीय मार्ग होते हैं और यह अधिक क्षमता वाले होते हैं, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आप पढ़ के लिए। चलिए आगे देखते हैं इसके। अब आता है कि ट्रांसफार्मर का जो मेन पार्ट्स होते हैं उसके बारे में। इससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, जब संरचना पढ़ रहे हैं तो इसको पूरा देख लें। इसके बाद क्या होता है, उपयोग के आधार पर भी ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। उपयोग के आधार पर कौन कौन सा होता है, तो इस उपयोग के आधार पर 3 ट्रांसफार्मर होता है। एक होता है पावर ट्रांसफार्मर, इसको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, जान लेते हैं नाम, पावर ट्रांसफार्मर। इसके बाद क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इसमें 2 तरह का होता है, करंट ट्रांसफार्मर जिसको सीटी बोलते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जिसको पीटी बोलते हैं। और तीसरा होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, जिसमें एक ही वाइंडिंग होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होती है, एक ही वाइंडिंग होते हैं। कनेक्शन के आधार पर क्या होता है, 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं कनेक्शन के आधार पर, एक सिंगल फेज और एक 3 फेज। 3 फेज कितने तरह का होता है, तो 3 फेज स्टार पहला होता है, दूसरा स्टार डेल्टा होता है, तीसरा क्या होता है, डेल्टा डेल्टा होता है, और चौथा क्या होता है, तीसरा स्टार स्टार होता है, चौथा डेल्टा डेल्टा होता है। तो एक क्वेश्चन याद रखिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि 3 फेज के अनुसार कितने प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, डेल्टा डेल्टा, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा। इसी तरह कूलिंग के आधार पर होते हैं। कूलिंग के आधार पर नेचुरल कूलिंग 25 kVA तक का, एयर ब्लास्ट कूलिंग 25 से 400 kVA तक, वाल इमर्ज कूलिंग 40 से 2 MVA तक, वाल इमर्ज वाटर 2 MVA से ऊपर होता है। तो मेन सबसे ज़्यादा जो ट्रांसफार्मर हम देखते हैं जिसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं, उसके पार्ट्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। और उसके पार्ट्स जो होते हैं, ये फिगर है, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है आपको, इस फिगर को देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यह जो ट्रांसफार्मर है, अब देखिए सबसे ये दिखाई दे रहा है कंजर्वेटर आपको। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे ऊपरी भाग जो में कौन सा स्थित होता है, तो सबसे ऊपर कौन होता है, कंजर्वेटर होता है। और इस कंजर्वेटर में क्या होता है, कंजर्वेटर क्यों प्रयोग करते हैं,
तो कंजर्वेटर में आधे भाग तक तेल भरा होता है, ठीक है। आधे भाग तक तेल क्यों भरा होता है कि ये मेन टैंक है, मेन टैंक में पूरा तेल भरा होता है कोर को ठंडा रखने के लिए और इंसुलेशन के लिए भी, और इसके बीच से ही जुड़ा होता है। और यहाँ पर क्या होता है, ये आधे भाग का तेल भरा होता है। आधे भाग इसलिए भरा होता है कि जब भी मेन टैंक में तेल की कमी होगी तो यहाँ से क्या किया जाता है, यहाँ से तेल नीचे आ जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मेन टैंक में तेल की कमी आपूर्ति कहाँ से की जाती है, तो कंजर्वेटर से की जाती है। कंजर्वेटर का काम यही है। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। आधा इसलिए होता है कि गर्मी के दिनों में जब हीट होगा ये तो तेल का फैलता है हीट होने पर, तो ये इसकी क्या करेगा, खाली स्थानों को पूरा करेगा। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है कौन, कंजर्वेटर। कंजर्वेटर में तेल कितना भरा होता है, आधा, और यह क्या करता है तो मेन टैंक की तेल को आपूर्ति करता है। दूसरा देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। कंजर्वेटर के साथ एक बाहरी पाइप लगी हुई है जिसके नीचे हिस्से में एक पॉट टाइप का बना हुआ है। यह होता है बकोज रिले। क्या होता है, बकोज रिले। और यहाँ से वातावरण का एयर जो होता है ये इसको ठंडा करने, जब तेल फैलता है तो वातावरण का एयर क्या करता है, ठंडा करता है और तेल को सुखड़ा देता है। लेकिन इसमें अगर मॉइस्चर नहीं जाए इसके लिए इसके निचले पोर्ट्स में सिलिका जेल प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन आप पूछता है कंजर्वेटर बकोज रिले में कि निचले भाग में क्या भरा होता है, सिलिका जेल भरा होता है। और सिलिका जेल जब अगर ड्राई होता है तो कैसा होता है, नीला होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ड्राई सिलिका जेल का रंग कैसा होता है, नीला होता है। और यह जब मॉइस्चर सूख लगेगा तो हल्का गुलाबी हो जाता है। क्या होता है, हल्का गुलाबी हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कोई भी पूछ जाएगा कि ट्रांसफार्मर सांस कहाँ से लेता है, तो बकोज रिले से लेता है। चलिए इसके बाद देखिए, ये इसको बोलते हैं हम एक्सप्लोजन प्लेट। क्या है ये, एक्सप्लोजन प्लेट है, वल्व है, वल्व एक्सप्लोजन वल्व है। यह क्या करता है कि अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा तेल इस प्रसार हो गया किसी कारण से, जो कंजर्वेटर में खाली जगह से भी ज़्यादा हो गया, तो ये यहाँ कमज़ोर बनाया जाता है। जो ट्रांसफार्मर से दूर देखिए इसका टर्मिनल कर दिया जाता है ताकि ट्रांसफार्मर के बाहर यह तेल गिर जाए और ट्रांसफार्मर जलने से बच जाए या फटने से बच जाए। तो इसका कार्य भी है, ये सेफ्टी डिवाइस है। तो वल्व का कार्य क्या है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो आप बता देंगे। यह क्या करता है कि अतिरिक्त तेल को जब कंजर्वेटर में जगह नहीं मिले तो क्या करता है, बाहर निकालता है। उसी तरह टेम्परेचर गेज है, ये देखिए ये टेम्परेचर गेज लगा होता है, टेम्परेचर गेज। और टेम्परेचर गेज क्या है, यदि 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो इसके लिए अतिरिक्त कूलिंग की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अतिरिक्त कूलिंग की व्यवस्था कब की जाती है, जब टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर हो जाए। इसके साथ साथ देखिए ये है आपका, यहाँ देखिए कंजर्वेटर के और मेन टैंक के बीच में एक रिले लगा है जिसका नाम है बकोज रिले। यह 2 स्विच पर आधारित होता है और यह ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट को अलार्म लगाकर दर्शाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा ट्रांसफार्मर कौन सा रिले प्रयोग किया जाता है और किस प्रकार ट्रांसफार्मर, तो वाइल्ड ट्रांसफार्मर में किया जाता है। और यह क्या करता है, ट्रांसफार्मर के आंतरिक दोष को बताता है। कौन सा दोष, आंतरिक दोष को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बकोज रिले क्या करता है, ट्रांसफार्मर के आंतरिक दोष को बताता है और यह अलार्म बजाता है, बताता है। इसके साथ साथ मेन टैंक, तो मेन टैंक क्या है, मेन टैंक में पूरा तेल भरा होता है और कोर पर वाइंडिंग इसमें लपटा होता है, पूरा डूबा होता है जिससे क्या हो, हीट कम हो। तो मेन टैंक में पूरा तेल भरा होता है। इसके साथ साथ देखिए ये आगे बस है जो मेन वाइंडिंग से एक रॉड द्वारा जुड़ा होता है, जहाँ से हम आउटपुट कनेक्शन लेते हैं, इसको बस कहा जाता है। तो यही मुख्य पार्ट्स हैं ट्रांसफार्मर के। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे और नेक्स्ट वीडियोज में हम इसके आगे पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर की कार्य पद्धति और उसके समीकरण, EMF समीकरण और बाकी जो भी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर करिएगा।